हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लगभग आप सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं इस बीमारी के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस हो सके। बीमारी का नाम है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी के नाम से जानते हैं। हमारे देश भारत की कुल जनसंख्या के 40% लोग ट्यूबरकुलोसिस को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन केवल 10% लोगों पर ही ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब यह है कि 10% लोग ही ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी से संक्रमित होते हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। ट्यूबरकुलोसिस एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यदि इसे समय पर ठीक न किया जाए तो यह डेथ का कारण भी बन सकती है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में, हमारे देश इंडिया में, प्रत्येक 3 मिनट पर ट्यूबरकुलोसिस से 2 डेथ हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज बहुत संभव है और उचित इलाज से और केयर से ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को एकदम ठीक किया जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह सबसे ज़्यादा लगभग 80% मामलों में हमारे लंग्स को ही संक्रमित करता है। फेफड़े इससे इन्फेक्शियस हो जाते हैं और शेष 20% मामलों में यह लंग्स के अलावा इंटेस्टाइन मतलब आंतों को, स्पाइन मतलब हड्डियों को, ब्रेन, किडनी, स्किन इत्यादि को संक्रमित कर सकता है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है, इसलिए यह हवा के द्वारा एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को फैल सकता है। विशेषकर तब जब संक्रमित व्यक्ति छींकता है, हंसता है या थूकता है तो उसके अंदर से जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं बाहर वातावरण में फैल जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जो इस बैक्टीरिया के संपर्क में हैं किंतु बीमार नहीं है, उन्हें यह नहीं फैलता है। मतलब जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें यह टीबी की जो बीमारी है बहुत आसानी से नहीं फैलती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से बीमार नहीं होते हैं, मतलब जिनमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया तो हैं लेकिन उनमें टीबी के कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी ट्यूबरकुलोसिस को या टीबी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैला सकते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। केवल टीबी जैसा रोग केवल उन पेशेंट को होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है या जिनके साथ में डायबिटीज़, HIV जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित होने पे क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस बैक्टीरिया के संपर्क में हैं किंतु उनमें यदि यह बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेट में है, उनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम्स के कारण, तो उनमें कोई लक्षण नहीं आते हैं। बैक्टीरिया उनकी बॉडी में इनएक्टिव स्टेज में ही रहता है और उन्हें किसी इलाज की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से, कुपोषण की वजह से, HIV की वजह से या कोई कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से, या ऐसे व्यक्ति जो तंबाकू लेते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, वह आसानी से ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित या संक्रमित हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित व्यक्ति में लंबे समय तक खांसी हो सकती है और खांसी के साथ साथ बलगम में खून आ सकता है, बुखार आ सकता है जो कि अधिकतर शाम को या रात के समय में ही होता है। अत्यधिक कमजोरी होना, लगातार वजन का दिन प्रतिदिन कम होना, वजन लॉस होते रहना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, छाती में दर्द होना इत्यादि जैसे लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बॉडी के लंग्स को प्रभावित करता है, लगभग 80% मामलों में। लंग्स में होने वाली टीबी को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कुछ मामलों में लंग्स के अलावा बॉडी के अन्य अंगों को भी संक्रमित कर सकता है, जिसे हम
एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे यह ब्रेन को संक्रमित कर सकता है, जिससे वहाँ पर सूजन आ सकती है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे हम बोन टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस या पॉट्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। एड्रेनल ग्लैंड में भी टीबी का संक्रमण हो सकता है, जिससे एडिसन डिजीज की कंडीशंस पैदा हो सकती है। एडिसन डिजीज एक प्रकार की बीमारी होती है जो टीबी की वजह से भी हो सकती है। कुछ मामलों में लीवर को भी टीबी संक्रमित कर सकता है, जैसे हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। यदि लीवर में टीबी हो तो इससे हेपेटाइटिस हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस गर्दन के लिम्फ नोड को भी संक्रमित कर सकता है, जिसे हम स्क्रोफुलस या लिम्फेडिनाइटिस ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। यह किडनी को संक्रमित कर सकता है, जिसे हम रीनल ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे टीबी का संक्रमण होता है वहाँ पे उस ऑर्गन्स के हिसाब से टीबी के नाम बदल जाते हैं, जैसे बोन ट्यूबरकुलोसिस, रीनल ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फेडिनाइटिस ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि नाम से इसको जाना जाता है। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के नाम से स्किन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। अब हम जानेंगे कि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पता कैसे लगाया जाता है। चिकित्सक जो आपके डॉक्टर्स हैं, पेशेंट को मॉन्टॉक्स टेस्ट के लिए कह सकते हैं, जिसे हम TST मतलब मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। उसके लिए आपका डॉक्टर कह सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट के हाथ के जो आगे का हिस्सा होता है, ये वाला कोहनी से आगे वाला, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम PPD मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स नामक एक सब्सटेंस होता है, उसे इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शंस के माध्यम से, और उसके आसपास में एक गोल सा सर्कल बना दिया जाता है, यह देखने के लिए कि इसमें 2 से 3 दिन के बाद स्किन के साथ इस पदार्थ का कैसा रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टीबी का कंफर्मेशन किया जाता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी टीबी का पता लगाया जा सकता है। पेशेंट को सीधे बलगम की जांच करके भी बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाया जाता है कि इसमें टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है, जिसे हम AFB टेस्ट मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलता है, बीमार व्यक्ति को फैल सकता है। लेकिन जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी ऐसे पेशेंट के साथ लंबे समय तक रहता है जिससे टीबी की दिक्कत हो, जिसके फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया भारी मात्रा में मौजूद हो, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है यदि वह लंबे समय तक उसके साथ रहता है। कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिनकी सहायता से हम ट्यूबरकुलोसिस को फैलने से रोक सकते हैं। यह गाइडलाइंस बिल्कुल कोविड-19 की तरह ही है। जैसे यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण है तो आपको मास्क लगाकर रखना है, ताकि आपके खांसने से, छींकने से आपके अंदर के बैक्टीरिया बाहर वातावरण में न फैल पाए, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित भी न हो सके। दूसरों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना है। अपनी मेडिसिन्स को समय समय पे लेना सुनिश्चित करना है। आपको अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी ही है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं अच्छी तरह से, तब तक आपको अपने कार्य क्षेत्र जैसे ऑफिस में, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल में या कॉलेज में आपको नहीं जाना चाहिए। हमारे देश भारत में ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए बच्चों को BCG नाम की एक वैक्सीन लगाई जाती है। यह वैक्सीन विशेष रूप से एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को रोकने में सक्षम है। BCG वैक्सीन मतलब बेसिलाई कालमेटिस ग्लोरिन के नाम से जाना जाता है। यह वैक्सीन लंग्स से बाहर किडनी में, बोन्स में, लीवर में, ब्रेन में या स्किन में या दूसरी जगह टीबी के प्रसार को रोकने में सक्षम होती है विशेष रूप से। अब हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। एलोपैथी में ट्यूबरकुलोसिस के लिए कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा इलाज किया जाता है। इन दवाइयों के नाम है आइसोनाइजिड, रिफाम्पिन,
इथाम्ब्यूटॉल, पैराजिनामाइड और रिफापेंटिन। यह दवाइयाँ डॉक्टर्स के परामर्श से ही ली जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन किया जाता है। यदि आपको टीबी की बीमारी है तो लगभग 6 से 9 महीने तक। कभी कभी कुछ मामलों में ट्यूबरकुलोसिस इतना जटिल हो जाता है कि उन पर इन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता है, या फिर जैसे ऐसे पेशेंट जिन्होंने टीबी की ये दवाइयाँ ली लेकिन आधे कोर्स के बीच में ही छोड़ दी, तो उन पे भी फिर बाद में इन दवाइयों का असर नहीं होता है। इस प्रकार की जो टीबी होती है जिन पे दवाइयों का कोई असर नहीं होता, उसको हम MDR के नाम से जानते हैं, मतलब मेडिसिनल रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और तब इस प्रकार की टीबी होने पर एलोपैथिक चिकित्सकों को सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला हो सकता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी की, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोसिस का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा पेशेंट के संपूर्ण लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन चुनी हो। इस प्रकार की मेडिसिन किसी भी प्रकार की टीबी को ठीक करने में सक्षम होती है, वह भी बहुत कम समय में। शर्त यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वह जिसे टीबी है उसमें किस प्रकार के लक्षण आ गए, किस प्रकार का उसका मेंटल जनरल्स है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, इन सबको ध्यान में रखकर वह मेडिसिन चुनी गई हो और उस मेडिसिन को देने से वह पेशेंट 100% टीबी के रोग से छुटकारा पा सकता है, चाहे टीबी किसी भी प्रकार का हो, MDR ही क्यों ना हो, जिनमें किसी भी दवाइयों का कोई असर ना होगा हो, उनमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस प्रकार से चुनी गई हो बहुत अच्छा असर कर सकती है। मुझे पता है कि यहाँ पे कई लोग डिजीज़ को जानने की अपेक्षा दवाइयों को जानने की इच्छा रखते हुए आते हैं, यूट्यूब चैनल्स को ढूंढते हैं कि इस बीमारी की कौन सी मेडिसिन है जिससे हम लेकर ठीक हो जाएं। वैसे ऐसा करना नहीं है, क्योंकि मेडिसिन यूट्यूब से देख के नहीं लेनी होती है, क्योंकि यह आपको गलत असर भी डाल सकती हैं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी डॉक्टर्स की नहीं होती है, ना ही आपके किसी यूट्यूबर्स की, क्योंकि वह आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है मेडिसिन कैसे लेनी है। यह अगर वो बताता भी है तो उसके बाद यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो वह उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। इसलिए यह मेडिसिन जो है आप अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेनी चाहिए। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या होती हैं यह बताऊंगा, जिनका ट्यूबरकुलोसिस में काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। जैसे कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे स्पॉन्जिया, ट्यूबरकुलिनम, फॉस्फोरस, डिप्थेरिनम, ऐसी अनेकों दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस के मामलों में अच्छा असर कर सकती है। लेकिन मैंने जो कहा, फिर से एक हिदायत देता हूँ कि यह अच्छा असर तभी कर सकती हैं जब इन दवाइयों के लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लक्षणों के बिल्कुल समान हो, तभी ये अपना 100% रिजल्ट्स देती हैं। अन्यथा फिर ये जस्ट लाइक एज ए प्लेसिबो की तरह से ही आपकी बॉडी के अंदर रह जाती हैं, अगर आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच नहीं हुए तो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर कभी जानेंगे अगली बीमारी के बारे में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड बाय बाय।